यह है सत्ता का संग्राम और मैं हूं अरविंद तिवारी। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की समाप्ति के बाद से ही नतीजों को लेकर आकलन शुरू हो गया है। बिहार के नतीजे क्या होंगे इस पर तो सबकी नजर है और इस पर राजनीतिक विश्लेषकों के बीच चर्चा भी शुरू हो गई है। लेकिन इन नतीजों के साथ साथ मध्य प्रदेश में विधानसभा के लिए जिन 28 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हुआ है उनके नतीजों को लेकर भी चर्चा जोरों पर है। ऊंट किस करवट बैठेगा यह तो 10 नवंबर को ही मालूम पड़ेगा। लेकिन बिहार विधानसभा के चुनाव के लिए मतदान समाप्ति के साथ ही मध्य प्रदेश की 28 सीटों को लेकर भी आकलन शुरू हो गया है। चर्चाओं के दौर शुरू हो गए हैं कि किसके हाथ में सत्ता बरकरार रहने वाली है। क्या भारतीय जनता पार्टी की सत्ता बरकरार रहेगी या कमलनाथ की फिर सत्ता में वापसी होगी। इसको लेकर अलग अलग स्तर पर आकलन शुरू हो गए। डीजियाना न्यूज ने इस पूरे चुनाव में अपने 56 संवाददाताओं के माध्यम से ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी और हमने जनता की नब्ज को जानने की कोशिश की थी। हमारे विशेष संवाददाता अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचे थे और उन्होंने अपनी ग्राउंड रिपोर्ट्स के माध्यम से दर्शकों तक ये बताने की कोशिश की थी कि इन चुनावों में क्या मैदानी स्थिति है। आज हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, आकलन के इसी दौर को हम आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आशीष जोशी और हमारे विशेष संवाददाता राहुल वाविकर, जो इस पूरे चुनाव में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में गए, ग्राउंड रिपोर्टिंग की और आज यहां मेरे साथ मौजूद हैं उन आकलन के साथ जो उनका मैदानी रहा है, जो ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान उन्होंने महसूस किया, जो लोगों से मिलने के बाद, राजनीतिक दलों के नुमाइंदों से मिलने के बाद और मतदान के प्रतिशत के बाद उन्होंने तय किया। आशीष, आप इस चुनाव में मालवा निमाड़ के कई चुनाव क्षेत्रों में जी गए थे, खासकर बदनावर जो बहुत हॉट सीट है, मानधाता, सुहासरा जहां से मंत्री हरदीप सिंह डंग चुनाव लड़ रहे हैं, नेपानगर आप गए थे और आगर आप गए थे। तो क्या आपका आकलन आ रहा है अब जब हम बहुत खुलकर बात करने की स्थिति में हैं, अब चुनाव आयोग की बाध्यता नहीं है एग्जिट पोल पे, तो खासकर बदनावर और सुहासरा को लेकर मैं जानना चाहूंगा कि आपका क्या अंतिम निष्कर्ष आ रहा है बदनावर और सुहासरा को लेकर। जैसे कि आपने बताया कि नतीजे क्या होंगे तो 10 तारीख के दिन पता चलेगा। अरविंद जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो 28 सीटों पर उपचुनाव हुआ था ये बड़ा रोचक चुनाव रहा है। अब जितना चुनाव हमको मेन जो इलेक्शन होते हैं, जनरल इलेक्शन होते हैं, उसमें नहीं आता, लेकिन बहुत रोचक मुकाबला रहा और कई मुद्दे इस चुनाव में शामिल रहे जिन्हें लेकर लोगों ने कैंपेन किया। दोनों ही दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी। आपने बदनावर विधानसभा का जहाँ तक मेरे से प्रश्न किया है अरविंद जी, तो बदनावर विधानसभा में जो मुद्दा है वो मुद्दा था बदनावर की उपेक्षा का। राजवर्धन सिंह दत्ती गांव जो कि कांग्रेस के टिकट पर 42,000 मतों से 2018 में भंवर सिंह शेखावत को चुनाव हराकर सदन में पहुंचे थे और तब ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि बदनावर को, चूंकि सरकार कांग्रेस की बन गई तो बदनावर को उचित स्थान मिलेगा। उन्होंने घोषणा की थी कि मैं जब विजय रथ निकालूंगा, विजय जुलूस निकालूंगा, जब बदनावर को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, बदनावर की उपेक्षा नहीं होगी। तो उनके बागी तेवर तो दिसंबर जब सरकार का गठन हुआ, कमलनाथ सरकार बनी, उसके बाद से उनके तेवर तो समझ में आने लग गए थे। चूंकि वे सिंधिया समर्थक माने जाते हैं, शनै शनै जिस तरह से परिस्थितियां निर्मित हुई, जिस तरह के राजनीतिक घटनाक्रम चले, उसके हिसाब से परिणाम ये रहे कि 28 सीटों पर मध्य प्रदेश के विधानसभा के इतिहास में पहली बार ऐसा अवसर था जब 28 सीटों पर उपचुनाव हुए। बदनावर की जो जनता है वो पूरी तरह से राजवर्धन सिंह दत्ती गांव के साथ है और वो बदला कमलनाथ से लेना चाह रही है, कांग्रेस से लेना चाह रही है कि उनके साथ उपेक्षा हुई। मतदाताओं से जब हमने बातचीत की तो बदनावर नगर जो है वहां पर उनका होल्ड है। बदनावर का हर बाशिंदा खुद राजवर्धन बनकर चुनाव लड़ रहा है। ग्रामीण इलाकों की हम बात करें तो आप पहले भी हमने ये बात देखी है कि जब कांग्रेस को वहाँ टिकट देने की बात आई तो कांग्रेस ने एक बहुत सोची समझी और एक सबसे अच्छी बात कांग्रेस की रणनीति की रही कि कांग्रेस का पूरा कैंपेन कमलनाथ पर केंद्रित था। उनका एक ही स्टार प्रचारक था, क्योंकि पीसीसी के वो चीफ भी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, तो सारी जो सत्ता के समीकरण थे, चुनाव संचालन के समीकरण थे, वो कमलनाथ जी के हाथ में थे। आशीष, कुल मिलाकर माना जाए तो आपका विश्लेषण राजवर्धन सिंह दत्ती गांव के पक्ष में है। मालवा निमाड़ की एक हॉट सीट बदनावर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती दिख रही है। सुहासरा को लेकर क्या आकलन है आशीष आपका? सुहासरा में यदि हम उम्मीदवार की तरफ से देखते हैं तो हरदीप सिंह डंग बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। जैसा कि पहले भी बताया कि उनका बड़ा जीवंत वहां पर संपर्क है। लेकिन अगर कांग्रेस और बीजेपी ना दलगत हम बात करते हैं तो कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आता है। जब हम वहां पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते उसके 2 दिन बाद मतदान होना था। मतदान के बाद जो स्थितियां बनी
तो वहां भी कयास ये लगाया जा रहा है कि मतदाता खुलकर नहीं बोल रहा है। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है सुवासरा का, जो सीतामऊ वाला जो इलाका है, खास तौर पर सीतामऊ वाले इलाके के जितना भी पूरा क्षेत्र था, वहां पर दीपा खेड़ा जो कि पूर्व विधायक रहे हैं, वो लगातार कैंपेन करते हैं। राकेश पाटीदार नए हैं और वो किसान का बेटा, कि आपने सुवासरा के बेटे को एक बार मौका दिया है तो एक बार किसान के बेटे को राकेश पाटीदार को मौका मिलना चाहिए, ये गुहार उन्होंने लगाई है। राकेश पाटीदार को टिकट जो दिया गया है, चेहरा उतना मजबूत नहीं है लेकिन वो पार्टी के तौर पर मजबूती के साथ उभर रहे हैं। हरदीप सिंह डंग एज ए उम्मीदवार बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है, तो वहां पर भी कयास लगाना उम्मीद है। अगर उम्मीदवार जीतेगा तो हरदीप सिंह डंग जो है वहां पर उनको कोई हरा नहीं सकता है। पिछले चुनाव में भी वो 350 वोट से निकल कर आए थे, निकाल कर उस सीट को उन्होंने प्राप्त किया था। और पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो ग्रामीण इलाकों में काफी आक्रोश नजर आता है। उम्मीदवार पार्टी सब अपनी जगह है, लेकिन आपका अंतिम निष्कर्ष क्या रहा? यानी मालवा निमाड़ की 7 में से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती दिख रही है और दोनों हॉट सीट मानी जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। दोनों हॉट सीट सावेर की बात हम बाद में करेंगे। राहुल, आप इस दौर में ग्वालियर चंबल संभाग में थे और विशेषकर भिंड और मुरैना जिलों में, क्या तस्वीर नजर आ रही है? हम बात करें दीमनी विधानसभा क्षेत्र की, तो क्या तस्वीर नजर आ रही है आपको दीमनी की? देखिए अरविंद जी, जब हम लोग इन विधानसभा क्षेत्रों में गए, खासतौर से दिमनी और मुरैना और आसपास की जो दूसरी विधानसभा सीटें हैं, वहां पर जब हमने दौरा किया, लगभग हर विधानसभा क्षेत्र में हम लोग 2-2 दिन रुके और केवल प्रत्याशियों से बात नहीं की, हम लोगों ने वहां के हर वर्ग को टटोलने की कोशिश की। जिस तरह के जातिगत समीकरण इस पूरे क्षेत्र में देखे जा रहे हैं, तो ये कहा जा सकता है कि जो परिणाम है उस पर जाति का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा पड़ने वाला है। और ये जो दोनों तीनों सीटें हैं, खासतौर से मुरैना जिले की, उसमें जातिगत समीकरण काफ़ी हद तक काम करेंगे। दिमनी विधानसभा क्षेत्र की आपने बात की, तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गिरिराज दंडोतिया मैदान में है और उनके सामने कांग्रेस के राकेश मावई की चुनौती है। रविंद्र सिंह तोमर वहाँ पे मैदान में है। लेकिन ये कहा जाएगा कि बहुजन समाज पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो भी जब मैदान में है, तो ऐसे में ये पूरा मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय हो गया है। और इस त्रिकोणीय मुकाबले के चलते ही गिरिराज दंडोतिया की जो राह है वो काफी मुश्किल हो गई है। वो अपने चुनावी राहुल, आपका विश्लेषण दिमनी को लेकर है कि दिमनी में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ रही है, यहाँ पर कांग्रेस के रविंद्र सिंह तोमर बढ़त बनाए हुए। हम बात करते हैं अम्बा की। अम्बा, नरेंद्र सिंह तोमर। दिमनी के बारे में एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, एक बात और बताना चाहूंगा कि दिमनी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा का गृह विधानसभा क्षेत्र है। वहां पर विष्णुदत्त शर्मा की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई। हम बात करते हैं अम्बा की। अम्बा केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का गृह विधानसभा क्षेत्र है और हमने देखा कि नरेंद्र सिंह तोमर ने वहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। क्या अंतिम निष्कर्ष राहुल आपका आ रहा है अम्बा को लेकर? सर, वहां से कमलेश जाटव भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और उनके सामने सत्यप्रकाश सखवार मैदान में हैं। हालांकि सत्यप्रकाश सखवार ज़्यादा ज़मीनी तौर पर मतदाताओं तक पहुंचने में सफल नहीं हो पाए क्योंकि वो चोटिल है, लेकिन उनकी जो फील्डिंग है वो काफ़ी तगड़ी है। और जिस हिसाब से मैंने कहा कि जातिगत समीकरण उस क्षेत्र में प्रदेशाध्यक्ष भी रहे हैं सत्यप्रकाश सखवार, बसपा के प्रदेशाध्यक्ष भी रहे, वो भी रहे हैं और उनका जो निजी एक तरह से संपर्क है वो काफी मजबूत है। तो ऐसे में कमलेश जाटव के सामने ये काफी महत्वपूर्ण, काफी मजबूत चुनौती देखी जा रही है। और वहां से आपको बताएं कि उस विधानसभा क्षेत्र से नेहा किन्नर जो पिछले 2018 के विधानसभा चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे थे और वहां पर भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार था वो तीसरे नंबर पर रहा था। तो काफी चौंकाने वाले परिणाम पहले भी अम्बा दे चुका है और इस बार नेहा किन्नर दोबारा से मैदान में है। तो ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए ही थोड़ी मुश्किल जरूर रहेगी, लेकिन वहां पर अगर हम प्लस पॉइंट की अगर बात करें तो सत्यप्रकाश सखवार जो है वो लीड लेते फिलहाल नजर आ रहे हैं। देखिए, एक और अम्बा विधानसभा क्षेत्र का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा क्योंकि उस दौरे में मैं भी था साथ में, कि अम्बा से जो है एक निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में अभिनव छारी, और अभिनव छारी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के मतों का विभाजन कर रहे हैं। तो यदि हम त्रिकोणीय संघर्ष की बात करें और इस विधानसभा क्षेत्र के पुराने मिजाज को ध्यान में रखें तो मुझे ऐसा लगता है, और राहुल मुझे लगता है आपका भी अंतिम निष्कर्ष ये आएगा कि अम्बा में भी भारतीय जनता पार्टी के सामने
दिक्कत है। अब हम बात करते हैं मुरैना विधानसभा क्षेत्र की। बहुत प्रतिष्ठापूर्ण विधानसभा क्षेत्र माना जाता है। 2003 में यहां से रुस्तम सिंह जीते, फिर 2008 में वो हार गए, 2013 में फिर रुस्तम सिंह जीत गए। जातिगत समीकरण भी मुरैना के बड़े गड्ढमड हैं। आपको क्या लगता है, अभी भी त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति है मुरैना में, कांग्रेस, भाजपा और बसपा? और हम जिस दौर में वहां थे तभी माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार तीसरे क्रम पर है। तो क्या राहुल, मुरैना को लेकर आपका क्या आकलन है? जी बिल्कुल सही कहा आपने। जो विधानसभा मुरैना जिले की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे जो कमजोर स्थिति है वो मुरैना प्रॉपर की है। और वहाँ से जो राकेश मवई है कांग्रेस के उम्मीदवार, वो जिला अध्यक्ष भी रहे हैं और राजनीतिक परिवार से भी आते हैं। तो ऐसे में उनकी जो छवि है, मवई का परिवार बहुत पुराना परिवार है कांग्रेस की राजनीति में। वहां से जी वो पूर्व में विधायक भी रहे हैं उनकी चाचा, और अब चूंकि वो खुद मैदान में है, युवा हैं, काफी जो मुरैना के जो युवा हैं उनके लिए एक तरह से कहा जाएगा कि आइडियल भी हैं। उनके लिए काफ़ी सारी योजनाएं वो लेकर अभी पूरे प्रचार में लेके गए। तो वहाँ पर भी, और वहाँ पर चूंकि आपने त्रिकोणीय संघर्ष की बात करी, तो वहाँ से बहुजन समाज पार्टी के राम प्रकाश राजौरिया मैदान में हैं। तो ऐसे में उन्होंने इस पूरे संघर्ष को, दोनों ही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, दोनों ही जो प्रमुख दल है उनके लिए काफी मुश्किल को बड़ा रखा। राहुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि मुरैना में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों की परेशानी को बसपा ने बड़ा रखा है। वहां पर एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर, जैसा बताया राहुल ने, कि चंबल की राजनीति में, ग्वालियर की राजनीति में जातिगत समीकरण बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। वहां पर मुरैना में राकेश मवई और रघुराज कंसाना, कांग्रेस और भाजपा दोनों के उम्मीदवार गुर्जर समाज से हैं। और ऐसी स्थिति में गुर्जर मतों का विभाजन हो रहा है। और गुर्जर मतों का विभाजन होने की स्थिति में बसपा के पक्ष में वैश्य, ब्राह्मण और अनुसूचित जाति का जो बसपा का परंपरागत वोट बैंक है उसका ध्रुवीकरण हो रहा है। तो यहां पर राम प्रकाश राजौरिया ने कांग्रेस और भाजपा दोनों की नींद हराम कर रखी है। और यदि ग्वालियर चंबल संभाग में मुरैना से ही बहुजन समाजवादी पार्टी का खाता खुलता नजर आए तो आप चौंकिए मत। अब हम मुरैना की ही दो और सीटों की बात करते हैं, जोरा और सुमावली। सुमावली पूरे मतदान के दिन चर्चा में रही। सुबह से वहां पे गोलीबारी की घटनाएं होती रही। सुनने में आता रहा कि यहां फायरिंग हुई, वहां फायरिंग हुई। कुशवा बहुल पोलिंग बूथों पर जो है जमकर गोलीबारी हुई। चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक को मौके पर पहुंचना पड़ा, कलेक्टर एसपी को मौके पर पहुंचना पड़ा, अतिरिक्त फोर्स लगाना पड़ा। सुमावली पर सबकी निगाह इसलिए भी है कि वहां से मंत्री एदल सिंह कंसाना चुनाव लड़ रहे हैं और उनका मुकाबला अजब सिंह कुशवा से। क्या समीकरण, अंतिम निष्कर्ष राहुल आपका सुमावली को लेकर आ रहा है? जी देखिए अरविंद जी, जब हम सुमावली विधानसभा क्षेत्र पहुंचे थे और वहां पर हम लोगों ने पूरा जो जायजा लिया, उसमें एंदल सिंह कंसाना कहीं ना कहीं बढ़त बनाए हुए नजर आए। काफ़ी कॉन्फिडेंटली वो अपनी बात मतदाताओं तक पहुंचा रहे हैं और उन्होंने इस बात पे बिल्कुल भी गुरेज नहीं किया कि वो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यदि 15 महीनों में उनसे कुछ गलती हुई तो उसके लिए वो माफ़ी भी मांगते हैं। लेकिन उन्होंने जो इस्तीफा दिया वो केवल इस वजह से दिया क्योंकि वो जनता के काम जो है वो नहीं करा पा रहे थे। उन्होंने बिल्कुल बेबाकी से अपनी बात रखी। और ऐसे में ये कहा जाएगा कि अगर जो वोटर है वहाँ का, उसको वे प्रभावित करने में कामयाब भी हुए तो ये फिलहाल नजर आएगा। जब हम वहाँ पर पहुँचे थे तो उनके साथ में काफ़ी बड़ी एक ये कहा जाएगा कि जनसमूह उनके साथ में चल रहा था, उनके समर्थकों की काफ़ी भीड़ नजर आ रही थी। तो इस सीट पर अजब सिंह कुशवाहा की तुलना में एंदल सिंह कंसाना है वो थोड़े मजबूत फिलहाल नजर आए। निश्चित तौर पर राहुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि इस सीट पर जातिगत समीकरण को हम देखें तो इस विधानसभा क्षेत्र के करीब 27 गांव ऐसे जहां गुर्जरों का बाहुल्य, गुर्जर मतदाताओं का बाहुल्य। और मतदान के दिन का जो घटनाक्रम हुआ, जिस तरह से कुशवाहा बहुल मतदान केंद्रों पर गोलीबारी की घटनाएं हुई और वहां मतदान का प्रतिशत कम रहा, वह निश्चित तौर पर एदल सिंह के लिए एदल सिंह का मजबूत पक्ष हो सकता है। लेकिन एदल सिंह की परेशानी एक कारण से बढ़ी हुई है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी विधानसभा क्षेत्र से 2013 में सत्यपाल सिकरवार नीटू विधायक चुने गए थे। उनके पिताजी गजराज सिंह भी इस विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक रहे। उनके चाचा उदयवीर भी यहाँ के बहुत प्रभावशाली नेता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मतदान के 3 दिन पहले सत्य प्रकाश सिकरवार नीटू को पार्टी से बाहर कर दिया। उन पर आरोप था कि वो पार्टी विरोधी कार्य में लिप्त थे, क्योंकि सत्य प्रकाश के बड़े भाई सतीश सिकरवार ग्वालियर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। और ऐसी स्थिति में सत्यपाल को मतदान के 3 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी से बाहर करने का असर कहीं ना कहीं एदल सिंह कंसाना पर पड़ने वाला है, क्योंकि वहां पर जातिगत आधार पर, हम बार बार कह रहे हैं कि जातिगत आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण होता है। और ऐसी स्थिति में जो नीटू सिकरवार को भारतीय जनता पार्टी से निकालने से जो नाराज राजपूत हुए हैं, वो हो सकता है
कि ऐदल सिंह के लिए परेशानी का कारण बन जाए। अरविंद जी, जो यहाँ पर एक बात मैं बोलना चाहूंगा अरविंद जी, जी। कि जो आपने कही कि जो हिंसक की घटनाएं हुई हैं सुमावली वाले विधानसभा क्षेत्र में, जी। तो कमलनाथ ने मांग की चुनाव आयोग से कि यहाँ पर पुनर्मतदान, पर मुझे नहीं लगता आपकी पुनर्मतदान होगा, क्योंकि अब मतगणना में बहुत कम समय बचा है। बिल्कुल। और पुनर्मतदान की अब मुझे कोई संभावना नहीं। आज कमलनाथ ने खुद कहा कि हमने जहां जहां पुनर्मतदान की बात की थी, हमें निराशा है कि चुनाव आयोग ने हमारी बात को नहीं माना। राहुल, इसके पहले कि हम आगर और दूसरी सीटों पे बात करें, मैं बात करूंगा जोरा की। जोरा को लेकर क्या आकलन आ रहा है आपको? अंतिम निष्कर्ष जोरा को लेकर क्या आ रहा है? क्योंकि जोरा पर सबकी निगाह इसलिए भी है कि इंदौर में पले और बड़े पंकज उपाध्याय वहां से कांग्रेस के टिकट पर उम्मीदवार है। जोरा को लेकर आपका क्या निष्कर्ष राहुल? देखिए, आपको बताएं अरविंद जी की जोरा विधानसभा में भी त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति है, लेकिन इस त्रिकोणीय संघर्ष के चलते ही पंकज उपाध्याय से सोनेराम कुशवाहा भी जो पहले विधायक रह चुके हैं जी, उन्होंने ही इस पूरे मुकाबले को काफी रोचक बनाया है। और इसका सीधा फायदा जो है अरविंद जी वो पंकज उपाध्याय को मिलता दिख रहा है, क्योंकि युवा हैं, काफी ज्यादा प्रमुखता से अपनी बात रख रहे हैं, और वहां पर सूबेदार सिंह कुशवाहा जो हैं वो कहीं ना कहीं कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। और चूंकि भारतीय जनता सूबेदार सिंह राजोदा जी, वो सूबेदार सिंह राजोदा आपने सही बोला जी, वो जब भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर खुद वहां पर लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, वो मतदाताओं को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रहे थे, और वो लगातार सक्रिय रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी का ये जो बेल्ट है उसमें नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो लगातार सक्रिय रहे, और उनका खास ध्यान जोरा विधानसभा सीट पर भी रहा था। तो बावजूद इसके हम ये कह सकते हैं अरविंद जी की पंकज उपाध्याय की जो बढ़त है वो इस सीट पर जरूर देखी जा रही है, और कहीं ना कहीं जो तीसरा उम्मीदवार है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, उसने उनकी मुश्किलें जो है वो काफी बढ़ा दी। मिलाकर हम यदि मुरैना जिले की 5 सीटों का आकलन करें तो राहुल, यहाँ पर निश्चित तौर पर जो समीकरण दिख रहा है उसमें सत्ता पक्ष को नुकसान होता नजर आ रहा है, क्योंकि दिमनी में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त मिलती दिख रही है, अम्बा में शिकस्त मिलती दिख रही है, मुरैना में बहुजन समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बढ़त बना हुआ है। मतलब मुरैना में मुकाबला बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में माना जा रहा है। सुमावली को लेकर हम जो बात कर रहे हैं, समीकरण बड़े गड्ढे बड्ढे हैं, और जोरा को लेकर भी आपका अंतिम निष्कर्ष आ रहा है कि यहाँ पर पंकज उपाध्याय बढ़त बनाए हुए हैं। बावजूद इसके कि सुमावली में नरेंद्र सिंह तोमर ने गांव-गांव जाकर सूबेदार सिंह के पक्ष में लोगों को लामबंद किया, उन्होंने सौगंध दिलवाई, उन्होंने कहा कि ये आपकी नहीं, सूबेदार सिंह की नहीं, मेरी प्रतिष्ठा का सवाल है। आशीष, हम बात करते हैं अब आगर सीट की। आगर सीट पर सबकी निगाहें, और आगर सीट पे इसलिए भी निगाहें कि यहाँ न टिकाऊ बनाओ बिकाऊ, न गद्दार वफादार का मुद्दा यहाँ चर्चा में। यहाँ पर बड़ा कड़ा मुकाबला, और विपिन वानखेड़े पिछले चुनाव में बहुत कम मतों से यहाँ से आ रहे थे। तो क्या आकलन आ रहा है आपका आगर सीट को लेकर? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि जनवरी में ही निधन हो गया था, दुखद निधन हो गया था मनोहर ऊंटवाल का। यहाँ पर कुछ तरह की चीजें कि विपिन वानखेड़े पिछले लगभग 7 वर्षों से वहां पर सक्रिय हैं अगर विधानसभा में, और उसी का परिणाम था कि जो लीड पिछली बार 2495 समथिंग, जो 2400 के आसपास की जो लीड थी, ये एक बहुत बड़ा अंतर उन्होंने कम किया। अरविंद जी, वहां पर इस बार ये है कि वहां जो चुनाव लड़ रहा है, विपिन बहुत जीदारी से चुनाव लड़ रहा है। वहां के जितने कांग्रेस के खेमे हैं, जो जानकारी है मेरी, आप उसको दुरुस्त कर सकते हैं कि रामलाल मालवीय के बाद कांग्रेस का कोई भी विधायक वहां पर नहीं बना है। तो वहां के जितने भी लोग, खासतौर पर जो ग्रामीण राजनीति को करते हैं वहां पर नगर परिषद स्तर पर, चाहे वो दुर्गा प्रसाद पालीवाल हो या अन्य लोग हो, इन्होंने एक ही कसम खाई कि अभी नहीं तो कभी नहीं है। दूसरी बात ये कि गोपाल परमार जो वहाँ पूर्व विधायक रह चुके हैं, वहाँ पे उन्होंने टिकट की दावेदारी की थी। 2008, ने की थी टिकट 2008, 2013 और 2018 में, और 2020 में भी लगातार 4 बार रेखा रत्नाकर, जो कि बहुत दबंग महिला विधायक वहां की रही, और कई सारे काम उन्होंने आगर में विकास के लिए किए। तो एक तो भीतरघात का जो नुकसान भारतीय जनता पार्टी को वहां उठाना है, और दूसरी बड़ी बात अरविंद जी की आगर सीट जो है वो शिवराज सिंह चौहान की प्रतिष्ठा की सीट है। तो आशीष, ये माना जाए कुल मिला के आगर का जो स्थिति, आगर का बड़ा भले ही मनोज ऊंटवाल पहली बार चुनाव लड़ रहे, लेकिन आगर की जनता मानती कि चौथी बार वहां से ऊंटवाल परिवार चुनाव लड़ रहा है। तो ये भी एक ड्रॉबैक है, क्योंकि बहुत बड़ी उपलब्धि उनके खाते में। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आगर को लेकर आपके 2-3 निष्कर्ष है कि एक तो ऊंटवाल परिवार के प्रति कोई सहानुभूति की लहर नहीं है। बिल्कुल, विपिन पिछला चुनाव हारे, लेकिन हारने के बाद सक्रिय रहे, और चूंकि कांग्रेस की सरकार थी इसलिए उन्होंने वहां जनता के खूब काम करा। और तीसरा, पूरी कांग्रेस आगर की एकजुट है। तो ऐसी स्थिति में इस बार आगर से मिथक टूटता नजर आए, और विपिन वानखेड़े यदि विधानसभा में दिखे तो हमें चौंकने की
जरूरत नहीं है। निमाड़ की 2 सीटें हैं आशीष, मानधाता और नेपा नगर, हम दोनों पर एक साथ बात करते हैं। क्या समीकरण मानते हैं आप मानधाता और नेपा नगर का, क्या समीकरण मानते हैं? देखिए, मानदाता का जहां तक सवाल है तो मानदाता भी जो 2 सीट शिवराज सिंह चौहान की मालवा निमाड़ में जिनने विशेष रुचि दिखाई और काफी ताकत उन्होंने वहां पर लगाई है, उन्हीं सीटों में से एक सीट है मानदाता की। मानदाता में भी जिस तरह से निर्दलीय उम्मीदवार जो एक वहां खड़े हुए जितेंद्र सिंह, जो कि राज परिवार से आते हैं, वो वोटों को तोड़ेंगे और वो जो वोट का नुकसान होना है वो भारतीय जनता पार्टी के ही वोट का नुकसान होना है। उत्तम पाल सिंह की छवि जो है लोगों में बहुत गहरी है और 2008 से लगातार वो अपने क्षेत्र में सक्रिय है। ऊंट किस करवट बैठेगा कयास लगाना तो मुश्किल है, लेकिन नायक समाज के जो वोट हैं वो कहीं ना कहीं उत्तम पाल सिंह को मिलते नजर आ रहे हैं और जो निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के समीकरण को बिगाड़ सकता है। तो हमने जो लोगों से बात की और जो मुझे समझ में आता है तो उत्तम पाल सिंह का परिणाम मुझे वहां पर भारी नजर आता है। आशीष, आपका आकलन बिल्कुल सही है, आपका आकलन बिल्कुल सही है। राजनारायण सिंह पूर्णी जो 2 बार इस क्षेत्र से विधायक रहे हैं और लगातार फिर बाद में उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया, उनके प्रति एक सहानुभूति की लहर भी है। और उत्तम पाल ने यूथ कांग्रेस का खंडवा जिले का अध्यक्ष रहते हुए लोगों से जीवन संपर्क बनाया। तो अभी तक का जो भी जितने भी सर्वे की रिपोर्ट्स आ रही है, जितना जनता से फीडबैक आ रहा है, वो स्पष्ट बता रहा है कि इस बार मानदाता में उत्तम पाल सिंह के पक्ष में जनादेश जाता दिख रहा है। नेपा नगर को लेकर आपका क्या कहना है? नेपा नगर में बहुत बड़ी चुनौती थी, जैसा कि आपने कहा कि इंदल सिंह कंसाना के बाद राहुल भाई ने बताया कि वो जनता के काम नहीं हो रहे थे, इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो सुमित्रा काजडेकर के साथ भी यही परेशानी थी। जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा था कि वे कमलनाथ जी के पास लगातार अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर, खासतौर पर अस्पताल और सड़कों की जो बात थी उसको लेकर मिलती थी, लेकिन उन्हें वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला है। तो सुमित्रा काजडेकर के पक्ष में पूरी भारतीय जनता पार्टी, चूंकि वहां के चुनाव संचालक गोपी कृष्ण नेमा और गोपी कृष्ण नेमा इसके पहले कई मौकों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी बनकर वहां जा चुके हैं। कृष्ण मुरारी मोघे जैसा संगठक वहां पर था, नंद कुमार सिंह चौहान, अर्चना चिटनीस, कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि नेपा नगर में भारतीय जनता पार्टी की राह आसान है। और रामकिशन पटेल जो एक चेहरा है, लगातार एक तीसरा मौका है जब उनको कांग्रेस ने वहां पर टिकट दिया है, तो चेहरा यदि मजबूत होता तो फाइट यहाँ पर रोचक हो जाती है। लेकिन फिलहाल की कंडीशन में वहां की जो स्थितियां हैं, सुमित्रा काजडेकर बढ़त बनाए हुए हैं। हम बात करते हैं भिंड जिले की 2 सीटों की, सबकी निगाह है, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर गोविंद सिंह जो है दिग्विजय सिंह के खास सभा से वो लगे हुए हैं लगातार। उनका बड़ा दावा है, भिंड जिले की राजनीति में बड़ा दबदबा माना जाता है वहां पर उनका। और उधर दूसरी तरफ मेहगांव से ओपीएस भदौरिया है और गोहद से जो है रणवीर जाटव, दोनों सत्ताधारी पार्टी के लिए बड़ी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना। लेकिन चूंकि मैं खुद उन विधानसभा क्षेत्रों में था तो मेरा ऐसा मानना है, और राहुल आप भी थे, मेहगांव को लेकर, गोहद को लेकर बाद में बात करेंगे। राहुल, मेहगांव को लेकर आपका क्या आकलन आ रहा है? फिर गोहद पे मैं इसके बाद बात करूंगा। अरविंद जी, मेहगांव में भी जब हम लोग वहां पर पहुंचे तो वहां पर भी जो फाइट है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इन दोनों के बीच में ही मुख्य रूप से मुकाबला देखा जा रहा है। ओपीएस भदौरिया वहां पे कांग्रेस की भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैदान में है, और लेकिन उनके सामने हेमंत कटारे जो काफी मजबूत उम्मीदवार कांग्रेस ने उतारा है। तो ये इसी वजह से जो मुकाबला है वो काफी फाइट वाला हो गया है। ओपीएस भदौरिया पूर्व में कांग्रेस में ही थे और अब वो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, लेकिन चूंकि हेमंत कटारे युवा हैं और वो जो पूरा बेल्ट है वहां पर वो रोजगार की बात लगातार युवाओं के सामने कर रहे हैं। सचिन पायलट उनके समर्थन में वहां पर सभा करने भी आए थे और निष्कर्ष में बनाए, क्योंकि समय कम है हमारे पास और हमको इसको अगर मुरैना को लेकर आपका मतलब अंतिम निष्कर्ष क्या आ रहा है मेहगांव को लेकर? सर, मेहगांव की अगर बात करें तो 50-50 मामला है और दोनों ही पार्टियां जो हैं वो पलड़ा जो है वो किसी भी तरफ से जा सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि मेहगांव में 50-50 बराबरी की स्थिति होने में अंतिम दौर में जिस तरह की मेहनत हुई है और सत्तारूढ़ दल के लिए उपचुनाव हमेशा फायदेमंद रहता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेहगांव में दोनों उम्मीदवार बराबरी पे है। और अंतिम अगर हम बात करें कि दोनों में वजनदार कौन है, तो मुझे लगता है कि अंतिम दौर में जो कवायद हुई है उसने ओपीएस भदौरिया के पक्ष को कुछ मजबूत कर दिया। गोहद में मैं खुद था, गोहद में मैंने देखा कि वहां पर लाल सिंह आर्य के तमाम तरह के विरोध के बावजूद, चूंकि कांग्रेस का उम्मीदवार मेवाराम जाटव वो संघर्ष को मुकाबले को कड़ा बना ही नहीं पाए, और ऐसा माना जा रहा था कि लाल सिंह आर्य सेबोटेज करेंगे, लेकिन लाल सिंह आर्य पर पार्टी की निगाहें थी, पार्टी ने उनको अपने स्टार कैंपेनर के रूप में मध्य प्रदेश में घुमा रखा था। तो ऐसी स्थिति में लाल सिंह आर्य भी वहां कोई ज्यादा नुकसान नहीं कर पाए और इसका सीधा फायदा रणवीर जाटव को मिलता दिख रहा है। शिवपुरी जिले की 2 सीटें सबकी निगाह है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए प्रतिष्ठा, वैसे तो ग्वालियर चंबल संभाग की सीटें ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है, लेकिन शिवपुरी जिले की दोनों सीटों पर प्रतिष्ठा का प्रश्न है। चूंकि मैं खुद वहां था इसलिए मेरा स्पष्ट आकलन है कि शिवपुरी में करेरा की सीट भारतीय जनता पार्टी खो रही है। जसवंत जाटव वहां पर चुनाव
हारने की स्थिति में है और पोहरी की सीट पर भारतीय जनता पार्टी और बसपा के बीच मुकाबला है, और भारतीय जनता पार्टी और बसपा के बीच में जो मुकाबला है उसमें मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी फिलहाल सुरेश राठखेड़ा जो है, सुरेश धाकड़, वो बढ़त बनाए हुए हैं। क्योंकि हमारे पास समय कम है इसलिए हम ग्वालियर की सीटों पर पहले चर्चा कर लेते हैं और उसके बाद अंतिम समापन, हम इस चर्चा का समापन, इस संवाद का समापन सांवेर से करेंगे। ग्वालियर की 3 सीटें बड़ी महत्वपूर्ण है। 2 कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और इमरती देवी मैदान में है और 1 सीट पर मुन्ना लाल गोयल चुनाव लड़ रहे हैं, जो पिछला चुनाव बहुत कम मतों से जीते थे। तो मेरा ऐसा मानना है कि मुन्ना लाल गोयल चुनाव हार रहे हैं, सतीश सिकरवार कांग्रेस के वहां से चुनाव जीत रहे हैं, प्रद्युम्न सिंह तोमर चुनाव जीत रहे हैं ग्वालियर सीट से, और इमरती देवी बहुत कड़े मुकाबले में है। हमारे पास पब्लिक का जो फीडबैक है वो इमरती देवी के पक्ष में नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की बहुत मेहनत इमरती देवी के पक्ष को मजबूत करने में सफल हुई। सांवेर अंतिम सीट है। आशीष, सांवेर को लेकर आपका कहना है? हम अपनी बात को जल्दी समाप्त करेंगे। सांवेर को लेकर आपका विश्लेषण बताइए। सांवेर चूंकि जैसा बहुत सबसे बड़ी निगाह अगर इस 28 सीटों की देखी जाए तो सांवेर पर है, क्योंकि तुलसीराम सिलावटी वही व्यक्ति थे जो 22 लोगों से संपर्क में लगातार थे। जो माहौल गया जिस दिन मतदान के दिन, हमने देखा कि पूरे समय, आधे से ज्यादा समय तक तो जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे उन्होंने यहीं पर गिव अप कर दिया था। जिस तरह से इंडेक्स मेडिकल के जो 3 बूथ थे वहीं पर उन्होंने पूरा समय निकाला दिन का, तो ऐसा नजर आ रहा था कि उन्होंने गिव अप कर दिया। शायद उनको ऐसी शंका लग गई होगी। सिलावट अरविंद जी, हाट पिपलिया, चूंकि आप लगातार 1-2 बार उधर जाना भी हुआ, आपको हाट पिपलिया को लेकर भी अगर बता देंगे, समय बहुत कम है, मैं भी समझता हूं। हाट पिपलिया को लेकर आपका अंतिम निष्कर्ष बताइए। हाट पिपलिया को लेकर आशीष आपका अंतिम निष्कर्ष बताइए। मेरे को वहां पर कांग्रेस का उम्मीदवार भारी नजर आता है, क्योंकि मनोज चौधरी का विरोध देखने को लग रहा है। जो वोटों के ध्रुवीकरण की जहां तक बात आ रही, तो खाती समाज और इस तरह के जो वोट है वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट होंगे और राजवीर बघेल का पलड़ा मुझे भारी नजर आता है। कुल मिलाकर माना जाए तो चाहे ग्वालियर चंबल हो या मालवा निमाड़ हो या विंध्य हो या बुंदेलखंड हो या भोपाल क्षेत्र हो, कड़े मुकाबले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यह नजर आ रहा है कि मध्य प्रदेश में जो स्थितियां सामने आ रही है, जो मैदानी आकलन हमारे पास हमारी टीम के सामने माध्यम से सामने आ रहा है, डीजियाना न्यूज के जो 28 विधानसभा क्षेत्रों में 56 संवाददाता जगह जगह घूमे थे, हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग टीम्स ने जो मेहनत की है, उनका जो आकलन है, उससे ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बचाने में कामयाब हो जाएगी। किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता मध्य प्रदेश में बरकरार रह जाएगी। विष्णुदत्त शर्मा का तो दावा है, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं, कि हम क्लीन स्वीप ले रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान का दावा है कि हम बहुत अच्छी बढ़त लेके जीत रहे हैं। कमलनाथ कह रहे हैं कि 20 से 22 सीटें कांग्रेस के पक्ष में जा रही है, और यदि 18 सीटें भी हमें मिल गई तो हम मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अस्थिर कर देंगे। ऊंट किस करवट बैठेगा, जनता का जनादेश किस पक्ष में जाएगा, यह तो 10 नवंबर को मालूम पड़ेगा। लेकिन फिलहाल जो जनता का फीडबैक हमारे पास आया वो हमने आप तक पहुंचाया। डीजियाना न्यूज पर देखते रहिए, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा।